नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। राहुल गांधी के आगे चुनाव आयोग अब झुक गया है। जी हां, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए, उसके दबाव में आकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आज ही राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन उसी दिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये संयोग है या फिर कोई नया प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी के डर से चुनाव आयोग क्यों झुक गया, उसे आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और ये क्यों आज ही के दिन किया जा रहा है जबकि राहुल गांधी आज यात्रा निकाल रहे हैं। उसी दिन चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला क्यों किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम इस मुद्दे पर डिटेल में बात करें। पिछले एक महीने से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं और वो वोट चोरी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक एक घर से 80-80 वोटर बना दिए गए, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों में दिखा दिया गया और जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों में दिखा दिया गया। एक व्यक्ति के दो दो वोटर कार्ड वाले आईडी को भी राहुल गांधी ने दिखाया। लेकिन पिछले एक महीने से चुनाव आयोग जवाब देने की जगह लगातार सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करता रहा। उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि विपक्ष पहले से ही कह रहा था कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दे, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से जब चुनाव आयोग को एक करारा तमाचा लगा, उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ठान ली है। आज का दिन रविवार है, यानी कि छुट्टी का दिन है। चुनाव आयोग में आज छुट्टी का दिन होता है, बावजूद उसके उसने आज ही का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना मुकर्रर किया है, तय किया है। अब बताइए कि क्या कहीं ये राहुल गांधी के यात्रा का डर तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आज ही से यानी कि 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहां की वो चुनाव आयोग की इसी चोरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ठानी है, यानी कि पूरा इंतजाम किया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा को न दिखाया जाए और चुनाव आयोग की कवरेज को ज्यादा किया जाए। राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे से अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि वो दोपहर के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, यानी कि कमोबेश वही वक्त होगा जब राहुल वहां रैली कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। तो टीवी पे उस वक्त चुनाव आयोग को लाइव दिखाया जाएगा, राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाएगा। इतने बड़े लेवल पर जिस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग की स्ट्रेटजी भी अब राजनीतिक पार्टियों की तरह होने लगी है, कि जैसे कोई राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, वो भी वैसे ही बनाने लगा है। इस देश के मीडिया ने वैसे भी राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप, वोट चोरी के आरोप पर खबर गायब कर दी, उस हिसाब से उसे कवर नहीं किया। लेकिन आज चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो सारे चैनल लाइव दिखाएंगे, यानी कि गोदी मीडिया के जरिए एक बार फिर से उस चीज के ऊपर बात करने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी कैसे गलत कर रहे हैं। यानी कि हर तरीके से राहुल गांधी को गलत ठहराने का, उन्हें कम कवरेज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब वो आज ही मालूम चलेगा कि चुनाव आयोग ऐसा क्या बात करता है, वो राहुल के सवालों का जवाब दे भी पाता है या नहीं दे पाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो गोदी पत्रकार या गोदी चैनल उसे कवर करने जाएंगे, क्या वो चुनाव आयोग से वो सवाल पूछ पाएंगे? क्या वो पूछ पाएंगे कि आखिर कैसे कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में एक कमरे के मकान में 80 वोटर कैसे बन गए? कैसे वहां पे 1 लाख वोटों की हेराफेरी के आरोप जो राहुल गांधी ने लगाए हैं, उसके ऊपर आयोग ने क्या जांच की है? चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की, लेकिन उसने मिसलीडिंग का ठप्पा जरूर लगा दिया। चुनाव आयोग ये भी नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था इसीलिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसी दौरान वो राहुल गांधी और अन्य नेताओं के आरोपों पे मिसलीडिंग का ठप्पा जरूर लगा रहा था। ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर अब बड़ा सवाल उठने लगा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति 19 फरवरी को की गई थी। 19 फरवरी को उन्होंने शपथ ले लिया था, लेकिन बावजूद उसके आज तक उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बताइए ये कितनी बड़ी बात है कि भारत के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि इस दौरान कई सारे बड़े फैसले चुनाव आयोग ने लिए, जैसे कि बिहार में एसआईआर का फैसला, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कराने का फैसला लिया गया, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसके बावजूद कभी भी चुनाव आयोग मीडिया के सामने नहीं आया, सूत्रों के हवाले से ये चीजें को बताते रहा। आखिर चुनाव आयोग को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताना चाहिए कि उसके सूत्र कौन है। या तो चुनाव आयोग होता या फिर चुनाव आयोग नहीं होता, ये सूत्र बीच में कहां से आ जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सही समय पे अगर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो सही समय क्या होता है। इस देश में पिछले 12 वर्षों से हर किसी के मुद्दे का सही समय नहीं आया है। पहले तो चुनाव आयोग राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए वोट चोरी के आंदोलन को मुद्दा ही मानने के लिए तैयार नहीं था कि वोट चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने मान लिया है कि यह मुद्दा है, यही एक बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी की। और चुनाव आयोग कह रहा है कि मुद्दे को सही समय पे उठाते तो समाधान हो जाता। वो सही समय आखिर कब आता है, उसे चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि सही समय का इंतजार
आखिर क्या उससे पूछ के किया जाए कि सही समय क्या है। आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो क्या वो पटना बिहार के पत्रकारों को भी बुलाएगा, क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, लेकिन वहां के पत्रकारों के सवाल को कौन लेगा। अगर दिल्ली में होंगे तो क्या उन्हें बुलाया जाएगा? क्या उन यूट्यूबर पत्रकारों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने की ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहां पे पता है कि एसआईआर में क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से फॉर्म भरे गए, उसकी खामियों को उजागर किया। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। अजीत अंजुम जैसे रिपोर्टर ने ग्राउंड पे जाकर कितनी रिपोर्टें की, उन्होंने दिखाया कि फॉर्म जैसे तैसे भरे गए, रिसीविंग नहीं दी गई, और उसके बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों को वहां से बाहर कर दिया। तो क्या चुनाव आयोग ये अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को बुलाकर उनके सवालों को लेगा, एसआईआर में हुई खामियों के ऊपर बात करेगा, या फिर गोल मोल जवाब देने के लिए ही चुनाव आयोग बंद गले का सूट पहनकर आ जाएंगे चुनाव आयोग और कुछ शायरी सुनाकर चले जाएंगे। सबकी नजरें इस पर लगी हुई होंगी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले 1 महीने से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, उसके बाद चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। राहुल की बड़ी जीत है। राहुल गांधी आज से बिहार में अगले 15 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा पे होंगे। आज उनकी यात्रा सासाराम से शुरू होगी और दोपहर के 2 बजे शुरू होगी और 4 बजे उन्हें रैली भी करनी है। यानी कि आज राहुल पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना ये बता दिया है कि ये कौन सा संयोग है या फिर ये नया प्रयोग किया जा रहा है ताकि राहुल के यात्रा को कम कवरेज मिले। जब मुद्दा इतना बड़ा हो गया तब चुनाव आयोग के पास कोई मौका नहीं बचा और उसे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। ये भी कांग्रेस के नजरिए से बड़ी जीत है। क्या चुनाव आयोग आज ये बताएगा कि कैसे एसआईआर के बाद बिहार में मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया और उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया? इस विषय पे क्या चुनाव आयोग बताएगा? चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए वो एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार में कर रहा है। तो उस एसआईआर के बाद आखिर जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों कट गए, उन्हें मृत क्यों बता दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई काफी चली और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में चुनाव आयोग को आदेश दे दिया कि वो 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो इन लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं करेगा, वो किसी कानून से बाध्य नहीं है और क्यों उन लोगों का नाम काटा गया ये भी नहीं बताएगा। चुनाव आयोग की आप हिम्मत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में वो ये बात कह दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये बता दिया कि 2 दिनों के अंदर ही चुनाव आयोग को सारे नाम सार्वजनिक करने होंगे और क्यों उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया इसका कारण भी बताना पड़ेगा। यानी कि चुनाव आयोग को उसका कानून सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, उसकी हैसियत बता दी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को भी वो वैलिड प्रमाण पत्र में शामिल करें। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में जिन 11 प्रमाण पत्रों की मांग की है उसमें ना तो आधार कार्ड है ना ही पैन कार्ड है। आप बताइए इस देश में आधार कार्ड क्यों कहां कहां इस्तेमाल नहीं किया गया? आप कोई सिम खरीदने जाए आपसे आधार की कॉपी मांगी जाती है, आप बैंक अकाउंट खुलाने जाए आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है, किसी भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगती है और उसी के बेस पे आपका कोई भी काम इस देश में हो पाता है। अगर आप आधार की कॉपी ना दे तो आपके सारे काम रुक जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने वहां बिहार में अपना अलग ही कानून चलाया है। उसने बोला है कि अगर आपको वोटर बनना है, साबित करना है, तो आधार कार्ड मान्य नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। उन्होंने वहां बताया कि राशन कार्ड वैलिड होंगे। क्या सभी घरों के पास राशन कार्ड होते हैं? चुनाव आयोग ने कहा है कि पासपोर्ट वैलिड होगा, जबकि बिहार में 5% से भी कम लोगों के पास पासपोर्ट है। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों की जो मांग की गई है वो हर एक के पास नहीं है। जाहिर सी बात है, जन्म प्रमाण पत्र भी पहले लोगों के पास नहीं होते थे, पहले वो नहीं बनाए जाते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने उन दस्तावेजों की मांग नहीं की, आधार कार्ड, पैन कार्ड सरीके डॉक्यूमेंट की भी मांग नहीं की, जो कि हर व्यक्ति के पास है और हर जगह आधार को जरूरी बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में एनआरसी एक डॉक्यूमेंट की मांग की है, जबकि बिहार में तो एनआरसी हुई नहीं है। फिर आखिर चुनाव आयोग के 11 दस्तावेजों में एनआरसी कैसे शामिल हो गया? क्या चुनाव आयोग इन मामलों के ऊपर भी आज अपना जवाब देगा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान ज्ञानेश कुमार ने किया है? इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि जब राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए तो बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर भी सामने आए। उन्होंने कहा कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, वायनाड में 15% फर्जी वोटर है, इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। आज जबकि आपको ध्यान हो, राहुल जब आरोप लगाए तो चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस दिया गया कि आप साइन करके दीजिए, आप इस पे अपनी ओर से साइन करके हमें वो दीजिए, उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस चुनाव आयोग से नहीं मिला है। तो ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी कोई सवाल उठाएं तब तो उनसे एफिडेविट मांग लिया जाता है, लेकिन उन्हें नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन अगर बीजेपी के नेता इसके ऊपर सवाल उठाएं तो उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लगातार इस मामले को भी उठाया है कि उन्हें पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट के पीडीएफ नहीं, डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है।
जबकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 वर्षों से इस देश को डिजिटल इंडिया के रूप में बताने में काफी आगे चल रहे हैं कि हमारा देश डिजिटल हो गया है। उस डिजिटल दौर में राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें बोरे में भरकर हार्ड कॉपी यानी कागजातों में हार्ड कॉपी के रूप में वोटर लिस्ट दे दिए गए और उन्हें बोल दिया गया कि आप इसमें ढूंढिए। उसके बाद भी उन्होंने इतना इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद भी गलतियां ढूंढी, लेकिन बीजेपी को चुनाव आयोग ने डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया गया। इतना ही नहीं, बिहार में जब एसआईआर की एक्सरसाइज हुई तो वहां पहले जो पीडीएफ अपलोड किया गया था उसमें आप किसी भी नाम को सर्च कर सकते थे, जैसे कि कंट्रोल एफ करके करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने उसे डिलीट किया और उसके बाद स्कैन्ड पीडीएफ वहां अपलोड कर दिया, यानी कि आप कोई भी नाम आप सर्च नहीं कर सकते। तो आखिर ये किसके आदेश पे चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है और इतना मुश्किल इस प्रक्रिया को करने का क्या तुक है? चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। चुनाव आयोग का काम इस देश में चुनाव कराना होता है, वोटर लिस्ट तैयार करना होता है। तो क्या इस काम को पारदर्शी तरीके से नहीं किया जा सकता है? इसमें चुनाव आयोग क्यों पीछे हट रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे राहुल ने जो आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है, ऐसे में तो उनकी बात सही साबित होती चली जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के पीछे एक तर्क दिया कि 2003 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन 2003 के समय के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि उस समय एसआईआर नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। उस समय लिस्ट को फिजिकल से डिजिटल किया जा रहा था और इसीलिए उस चीज को किया गया था, लेकिन कोई भी दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए नहीं मांगे गए थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज में लोगों से नागरिकता के सर्टिफिकेट दस्तावेज मांग रहा है, जो कि चुनाव आयोग का अधिकार भी नहीं बनता है। इस देश में देश की सरकार और गृह मंत्रालय का अधिकार है कि वो नागरिकता के ऊपर लोगों से दस्तावेज मांगे या उस तरह की एक्सरसाइज करे। चुनाव आयोग का काम ये कभी नहीं होता है, लेकिन पहली बार इस देश में चुनाव आयोग ने ऐसा कोई दस्तावेज मांगा है कि आपको पहले नागरिक साबित करना पड़ेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इसके जरिए अपने खुद के ऊपर भी सवाल उठा लिया है। जो लोग पहले से इस देश के वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत है? क्या इसके जरिए चुनाव आयोग बताना चाह रहा है कि अभी तक वो जो लोग यहाँ पे वोट डाल रहे थे वो यहाँ के नागरिक ही नहीं थे? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को सबसे पहले अपने अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए कि आखिर उन्हीं के अधिकारियों ने तो ये वोटर लिस्ट पहले बनाई है। तो जो लोग इस देश में पहले इस देश के मतदान में हिस्सा ले चुके हैं, उन्हें अचानक से बाहर कर देने का क्या मतलब है? उन्हें प्रूफ देने की क्या जरूरत है? अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज के ऊपर आज चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना जवाब दे पाता है। राहुल ने तो कई तरीके से उठा दिया कि एक ही एड्रेस पे कई सारे लोगों को नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। एक ही व्यक्ति के नाम कई बार दो बार उनका नाम वोटर लिस्ट में है, दो एपिक नंबर है, दो उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी इंगित किया कि कभी कोई वोटर इस बार बिहार का वोटर है, 6 महीने बाद महाराष्ट्र का और उसके 6 महीने बाद बेंगलोर का हो जा रहा है। इस गलती को भी राहुल ने रेखांकित किया। तो क्या राहुल के उन गलतियों के ऊपर, राहुल ने जो गलतियां उजागर की है चुनाव आयोग की, क्या उसके ऊपर भी चुनाव आयोग कुछ बात करेगा? जिस तरीके की कर्नाटक की महादेवनपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बारे में राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और वहां बताया कि कैसे एक ही घर से 80-80 वोटर हैं, कैसे एक वोटर ने 3-3 जगह वोट दिया है, एक वोटर ने 3-3 स्टेट में वोट दिया है, ऐसा भी हुआ है। राहुल ने उन गलतियों को उजागर किया, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है। तो क्या वो वैसा कोई जवाब देगा? राहुल ने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख वोटरों के संदिग्ध होने की बात की, उसके प्रूफ दिए, उसके ऊपर उन्होंने अपने आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और उन्होंने वहां से 35,000 के मत से कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन 1 लाख वहां पे इलीगल वोटर है, ऐसा राहुल ने बताया, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। अब इतने दिनों बाद चुनाव आयोग जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाएगा, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किन मुद्दों पे वो जवाब देता है। जिस तरीके से बिहार में इस बार एसआईआर की एक्सरसाइज की गई है और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, उसके ऊपर वो कितनी चुनाव आयोग बात कर पाएगा, ये भी देखना होगा। आज से ही राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज सासाराम से 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर रहेंगे। जनता को उसके वोट के अधिकार के बारे में बताएंगे कि आपके पास एकमात्र अधिकार जो बच गया था, वोट का अधिकार, वो भी अब आपके पास नहीं है, वो भी आपका वोट चोरी कर लिया गया है। और इसी के जरिए 1300 किलोमीटर बिहार पे कवर करेंगे, 20 से ज्यादा जिलों में जाएंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल चूंकि आज से वहां की यात्रा पर निकल रहे थे तो ये मुद्दा और जनता में फैलता, तो उसी को लेकर चुनाव आयोग संडे के दिन, जो कि उसका छुट्टी का दिन है, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गया और आज दोपहर के 3 बजे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
राहुल 2 बजे से अपनी सभा शुरू कर चुके होंगे, लेकिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ जाएगा हर एक टीवी चैनल पे। वैसे भी राहुल को टीवी चैनलों ने कम ही दिखाया है। गोदी मीडिया इस देश के लोकतंत्र का हत्यारा है। आपने किस टीवी चैनल को देखा कि वो बिहार में ग्राउंड पे जाकर बताए कि आखिर एसआईआर की प्रक्रिया में क्या दिक्कत आ रही है? उसके ऊपर कोई चैनल बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब चुनाव आयोग इसके ऊपर अपना जवाब देगा तो हर चैनल उसे लाइव दिखाएगा। बाकी देखते हैं आज चुनाव आयोग राहुल के आगे क्या जवाब दे पाता है, या राहुल के आरोपों पर जवाब दे भी पाता है, या फिर सिर्फ राहुल गांधी पे जवाबी आरोप लगाता है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।